Hi friends, welcome back to our channel The Storyteller। Friends, आज हम सुनेंगे सिंहासन बत्तीसी की 5वीं पुतली लीलावती की कहानी। सिंहासन बत्तीसी की 5वीं पुतली का नाम था लीलावती। अगले दिन जब राजा भोज सिंहासन बत्तीसी पर बैठने के लिए पुनः उसकी ओर बढ़ा, तभी 5वीं पुतली लीलावती बोली, राजन ठहरो, पहले मुझसे विक्रमादित्य के गुण सुन लो। लीलावती ने भी राजा भोज को विक्रमादित्य के बारे में जो कुछ सुनाया, उससे उनकी दानवीरता ही झलकती थी। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उन सभी को शुक्रिया, और जिसने नहीं किया है प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। 5वीं पुतली लीलावती राजा भोज को राजा विक्रमादित्य की कथा सुनाते हुए कहती है, हमेशा की तरह एक दिन विक्रमादित्य अपने दरबार में राजकाज निपटा रहे थे। तभी एक ब्राह्मण दरबार में आकर उनसे मिला। उसने उन्हें बताया कि उनके राज्य की जनता खुशहाल हो जाएगी और उनकी कीर्ति भी चारों तरफ फैल जाएगी अगर वे तुला लग्न में अपने लिए कोई महल बनवाएं। विक्रम को उसकी बात जच गई और उन्होंने एक बड़े ही भव्य महल का निर्माण करवाया। कारीगरों ने उसे राजा के निर्देश पर सोने चांदी, हीरे जवाहरात और मणि मोतियों से पूरी तरह सजा दिया। महल जब बनकर तैयार हुआ तो उसकी भव्यता देखते बनती थी। विक्रम अपने सगे संबंधियों तथा नौकर चाकरों के साथ उसे देखने गए। उनके साथ वह ब्राह्मण भी था। विक्रम तो मंत्रमुग्ध हुए ही, वह ब्राह्मण भी मुंह खोले देखता ही रह गया। बिना सोचे समझे उसके मुंह से निकला, काश इस महल का मालिक मैं होता। विक्रमादित्य ने उसकी इच्छा जानते ही झट से वह भव्य महल उसे दान में दे दिया। ब्राह्मण के तो मानो पांव ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वह भागता हुआ अपनी पत्नी को यह समाचार सुनाने पहुंचा। इधर ब्राह्मणी उसे खाली हाथ आते देख कुछ बोलती, उससे पहले ही उसने उसे हीरे जवाहरात और मणि मुक्ताओं से जड़े हुए महल को दान में प्राप्त करने की बात बता दी। ब्राह्मण की पत्नी की तो खुशी की सीमा ही न रही। उसे एक बार तो लगा मानो उसका पति पागल हो गया है और यूं ही अनाप शनाप बक रहा है। मगर उसके बार बार कहने पर वह उसके साथ महल देखने के लिए चलने को तैयार हो गई। महल की शोभा देखकर उसकी आंखें खुली रह गईं। महल का कोना कोना देखते देखते कब शाम हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। थके हारे वे एक शयन कक्ष में जाकर निढाल हो गए। आधी रात में उनकी आंखें किसी आवाज से खुल गईं। सारे महल में खुशबू फैली थी और सारा महल प्रकाशमान था। उन्होंने ध्यान से सुना तो लक्ष्मी माँ बोल रही थी। वह कह रही थी कि उनके भाग्य से वह यहाँ आई हैं और उनकी कोई भी इच्छा पूरी करने को तैयार हैं। ब्राह्मण दंपत्ति का डर के मारे बुरा हाल हो गया। ब्राह्मणी तो
बेहोश ही हो गई। लक्ष्मी माँ ने 3 बार अपनी बात दोहराई, लेकिन ब्राह्मण ने कुछ नहीं मांगा तो गुस्सा होकर चली गई। उनके जाते ही प्रकाश और खुशबू दोनों गायब। काफी देर बाद ब्राह्मणी को होश आया तो उसने कहा, यह महल जरूर भुतहा है, इसीलिए दान में मिला है। इससे अच्छा तो हमारा टूटा फूटा घर है, जहाँ चैन की नींद तो सो सकते हैं। ब्राह्मण को पत्नी की बात जंच गई। सहमे सहमे बाकी रात काटकर तड़के ही उन्होंने अपना सामान समेटा और पुरानी कुटिया को लौट आए। ब्राह्मण अपने घर से सीधा राजभवन आया और विक्रमादित्य से अनुरोध करने लगा कि वे अपना महल वापस ले लें, परंतु दान में दी गई वस्तु को वे कैसे ग्रहण कर लेते। काफी सोचने के बाद उन्होंने महल का उचित मूल्य लगाकर उसे खरीद लिया। ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर लौट गया। ब्राह्मण से महल खरीदने के बाद राजा विक्रमादित्य उसमें आकर रहने लगे। वहीं अब दरबार भी लगता था। एक दिन वो सोए हुए थे तो लक्ष्मी माँ फिर आईं। जब लक्ष्मी माता ने उनसे कुछ भी मांगने को कहा तो वे बोले, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, फिर भी आप अगर देना ही चाहती हैं तो मेरे पूरे राज्य में धन की वर्षा कर दें और मेरी प्रजा को किसी चीज की कमी ना रहने दें। सुबह उठकर उन्हें पता चला कि सारे राज्य में धन वर्षा हुई है और लोग वर्षा वाला धन राजा को सौंप देना चाहते हैं। विक्रमादित्य ने आदेश किया कि कोई भी किसी अन्य के हिस्से का धन नहीं समेटेगा और अपने हिस्से का धन अपनी संपत्ति मानेगा। यह सुनकर जनता राजा विक्रमादित्य की जय जयकार कर उठी। इतना कहकर लीलावती राजा भोज से बोली, महाराज, राजा विक्रमादित्य प्रजा के इतने हितकारी थे, क्या अब भी आप उसके सिंहासन पर बैठने की हिम्मत कर सकते हैं? राजा भोज विचार में डूब गए और इस तरह वो रात भी निकल गई और राजा भोज एक बार पुनः सिंहासन बत्तीसी पर बैठने में असफल रहे। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी भी यहीं खत्म होती है और इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपनी संपत्ति का दान करते रहना चाहिए और कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। साथ ही अपने साथ दूसरों के विषय में भी सदैव अच्छा ही सोचना चाहिए। और अब बारी है चाणक्य नीति के एक सूत्र की। उस देश में निवास ना करें जहां आपकी कोई इज्जत ना हो, जहां आप रोजगार नहीं कमा सकते, जहां आपका कोई मित्र ना हो और जहां आप ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। तो दोस्तों, चाणक्य के इस सूत्र को हमेशा याद रखिएगा और मेरे साथ सुनते रहिए मेरी इंटरेस्टिंग ऑडियो टेल्स। हम फिर से मिलेंगे सिंहासन बत्तीसी की अगली पुतली की कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।